92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। और अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कंचन पंत की लिखी कहानी तुम्हारे लिए, बिना किसी एड ब्रेक के। सुभाष अंकल दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर जा चुके थे। पहली बार प्लेन से सफर कर रहे थे। जाहिर है डरे हुए होंगे। वो अलग बात है कि उनके चेहरे पर डर, घबराहट या दूसरा कोई भी भाव नहीं था। टैक्सी से उतरने से पहले मैंने उनको समझाया था कि कहां से बोर्डिंग पास लेना है, सिक्योरिटी चेक के लिए कहां जाना है, इमिग्रेशन फॉर्म कैसे भरना है, सब कुछ जो मैं समझा सकता था। हालांकि मैं जानता था कि वो मेरी बात सुन नहीं रहे थे। एयरपोर्ट के डिपार्चर गेट से अंदर जाते वक्त अंकल ने एक बार मुड़कर मेरी ओर देखा था। एक बुझती हुई मुस्कान भी उनके चेहरे पर थी, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कान झप से बुझ गई और अंकल लड़खड़ाते हुए कदमों से अपनी जया के साथ अंदर चले गए। डिपार्चर गेट के पास खड़े खड़े मैं देर तक उनको जाते हुए देखता रहा। तभी पीछे से टैक्सी वाले की आवाज आई, अरे साहब, अब तक तो उनकी फ्लाइट अमेरिका भी पहुंच गई होगी, चलिए यहां ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते। मैं कुछ खो जाने का एहसास लिए टैक्सी में जाके बैठ गया। 5 साल पहले सुभाष अंकल और जया आंटी मेरे पड़ोसी बन के आए थे, लेकिन अब उनके साथ मेरा रिश्ता प्यार का था, दर्द का था, हमदर्दी का था, और हमको इस रिश्ते में बांधने वाली थी जया आंटी। पिछले 5 सालों में मैंने सुभाष अंकल को जया आंटी से ज्यादातर लड़ते ही देखा था। 5 साल पहले ऐसा ही कोई दिन था, वो उमस से भरा। हमारे पड़ोस में खाली पड़े घर के सामने एक छोटा सा ट्रक आके रुका। मेरे नौकर किशन ने बताया था कि दिल्ली के किसी सुभाष वशिष्ठ ने वो घर खरीदा है। सुभाष दिल्ली नगर निगम में क्लर्क थे और अब रिटायर होकर याद शहर में ही बस रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं थी कि किशन उनकी जासूसी कर रहा था, पर पड़ोस के घर में आज कौन सी सब्जी बनी है इस तक की खबर रखने वाला किशन अपने ठीक पड़ोस वाले पड़ोसी की खबर न रखे, ऐसा तो नहीं हो सकता था। खैर, एक के बाद एक सामान ट्रक से उतर रहा था और मेरी नजर सामान के मालिक को ढूंढ रही थी। शायद कोई हम उम्र साथी मिल जाए। केमिस्ट्री लैब अटेंडेंट की बोरिंग नौकरी के बाद किशन के किस्से सुनने के अलावा मेरे पास वैसे भी कोई काम नहीं रहता था। मैं कौतूहल से सामने वाले मकान को देख ही रहा था कि चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, अरे कहा था ना अच्छी तरह ले जाना, अब इसके पैसे कौन देगा, तुम्हारा बाप। भरी पूरी उम्र का एक आदमी यानी सुभाष अंकल एक मजदूर पे बरस रहे थे। बेचारा मजदूर किसी निचुड़े हुए कपड़े की तरह कोने में खड़ा था। उसके पैरों के पास कांच का मर्तबान धराशायी हुआ पड़ा था, जिससे निकलकर नींबू का अचार धरती को चूम रहा था। अरे कोई बात नहीं जी, एक मर्तबान ही तो है, फिर ले लेंगे, उनकी पत्नी ने कहा। तू दहेज में लाई थी क्या मर्तबान, बढ़िया है फिर ले लेने वाली। सुभाष अंकल ने अपनी पत्नी को झड़क दिया था। उनकी पत्नी का मुंह तर गया। उन्होंने खुद को सामान गिनने में व्यस्त तो कर लिया था, लेकिन उदासी की परछाई उनके चेहरे से फिर हट नहीं पाई थी। थोड़ी देर में सामान उतर गया। मजदूर भी 1-2 ही बचे थे। मैं औपचारिकता में अपने नए पड़ोसी से मिलने पहुंच गया। हेलो अंकल, नमस्ते आंटी, मैं ही पड़ोस में रहता हूँ, किसी मदद की जरूरत हो तो बताइएगा, मैंने अपने घर की ओर इशारा करते हुए कहा था। आंटी ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े, कुछ कहने जा ही रही थी कि अंकल बोल पड़े, जी नहीं, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, आप अपने काम से काम रखिए। मैं गया तो था मदद लेने, लेकिन अपना सा मुंह लिए लौट आया और आते ये फैसला भी कर लिया कि इस सिरफरे बुढ़े से मेल जो नहीं रखूंगा। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। एक हफ्ता हो गया था सुभाष अंकल और आंटी को हमारे पड़ोस में आए, पर पहले दिन हुई बेइज्जती के बाद मेरा मन ही नहीं हुआ उनसे बात करने का। कभी आते जाते दिख भी जाते तो मैं किनारे से निकल लेता, पर आंटी से एक हफ्ते में ही मेरी अच्छी बनने लगी थी। हमारे आंगन के बीच में एक छोटी सी दीवार थी। मैं अक्सर दीवार फांदकर या दीवार पे ही बैठकर आंटी से गपिया लिया करता था। आंटी बोलती कम थी, पर जितना बोलती मीठा था, और अंकल बिल्कुल उलट। सीधे सीधे बात करना तो वो जैसे जानते ही नहीं थे। कभी अखबार वाला, कभी दूध वाला, कभी सब्जी वाला, और अगर कोई नहीं हुआ तो आंटी तो थी अंकल के गुस्से का शिकार बनने के लिए। लड़ने की वजह कुछ भी हो सकती थी और कितनी ही पुरानी हो सकती थी।
जैसे अखबार वाला पिछले हफ्ते अखबार देर से क्यों डाल के गया, दूध वाले ने पिछली बार हिसाब में 2 रुपए ज्यादा क्यों लिए, जय आंटी ने महीने में 5 बार बैंगन की सब्जी क्यों बनाई। मुझको यानी नवल को आंटी इतना सर क्यों चढ़ा रही हैं? सर चढ़ाने जैसी कोई बात नहीं थी, पर आंटी कभी कभी एक कटोरी सब्जी, रायता या अचार वगैरह मुझको दे देती थी। किशन के हाथ के बेस्वाद खाने के आदी हो चुकी मेरी जीभ को आंटी की दी हुई सब्जी अमृत से कम नहीं लगती थी। एक दिन शाम को आंटी मेरे घर पहुंची। याद शहर आने के बाद शायद पहली बार था जब मैंने आंटी को उनकी 4 दीवारी के बाहर देखा था। उनके हाथ में अखबार का एक टुकड़ा था। सीढ़ियों से चढ़कर आने की वजह से उनकी सांस थोड़ा फूल गई थी और माथे पर पसीना उभर आया था। आंटी मेरी चारपाई पर बैठी और अखबार मेरी ओर बढ़ाती हुई बोली, नवल बेटा पढ़ तो जरा, इसमें क्या लिखा है। मैंने अखबार लिया। अंग्रेजी का था। अंग्रेजी तो खैर मेरी भी माशाल्लाह थी, फिर भी मैंने खबर पढ़नी शुरू की। पेट्रोल के बाद सरकार फिर से रसोई गैस के दाम बढ़ाने जा रही थी। मैंने अभी 2-3 वाक्य ही पढ़े थे कि आंटी ने टोक दिया, ये गैस वाली नहीं, वो पीछे देख, वो झड़ने वाली खबर, वो पढ़। मैंने अखबार पलटा। कोने के कॉलम में अमेरिका के नायाग्रा फॉल की खबर थी। इस साल रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक नायाग्रा फॉल देखने गए थे। मैं पढ़ रहा था और आंटी मंत्र मुग्ध होकर सुन रही थी, जैसे कोई प्रवचन दे रहा हो। तभी अंकल ने आंटी को आवाज दी। आंटी घबरा के उठी और अखबार को अपने आंचल के अंदर छुपा के भाग गई। कभी कभी मुझको लगता था कि आंटी के धीर गंभीर शरीर के अंदर कहीं एक छोटा सा बच्चा छुपा हुआ था, जो ऐसे मौकों पे बाहर आ जाता था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। धीरे धीरे आंटी के घर मेरा आना जाना बढ़ने लगा, पर सुभाष अंकल से मैं दूर ही रहता था। उनको पता था कि कौन उनके घर का गैस सिलेंडर मंगवाता है, कौन उनका बिजली का बिल भर के आता है, अंकल के जोड़ों में दर्द की आयुर्वेदिक दवाएं कहां से आती हैं। पर अंकल तो अंकल थे, धन्यवाद देना तो दूर, कभी एक बार मुस्कुरा के भी नहीं देखा। हालांकि मेरे उनके घर आने पर अब आंटी से नाराज नहीं होते थे। उस दिन आंटी का जन्मदिन था। पिछले 2-3 दिन से मैं उनसे मिला नहीं था। आंटी की तबीयत खराब थी शायद। सोचा इसी बहाने मिल भी आऊंगा और जन्मदिन की बधाई भी दे दूंगा। सुबह सुबह जब मैं उनके घर पहुंचा तो आंटी पूजा कर रही थी। मुझको देखकर आंटी ने मंत्र पढ़ते पढ़ते ही बैठने का इशारा किया। मैं बैठकर आंटी के पूजा खत्म होने का इंतजार करने लगा। अंकल 2-3 बार अंदर से आकर आंटी को देख चुके थे। लग रहा था जैसे आंटी की पूजा खत्म होने का इंतजार कर रहे हों या कुछ ढूंढ रहे हों। पूजा खत्म करने के बाद आंटी मुझको प्रसाद दे ही रही थी कि अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। आंटी दौड़ के अंदर गई। मैं भी उनके पीछे लपका। देखा कि आंटी की अलमारी का पूरा सामान जमीन पे बिखरा पड़ा था और अंकल गुस्से में चिल्ला रहे थे, सारा सामान कहां फेंक देती हो तुम? कब से बीमा के कागज देख रहा हूं। मेरे सामने इस तरह डांट खाने से आंटी का मुंह तो उतर ही गया। मैं भी संकोच में पड़ गया, लेकिन अब वापस लौटना और भी अजीब होता। आंटी नीचे पड़ी फाइलों कागजात में बीमे के कागज ढूंढने लगी। अंकल भी उलट पुलट कर कागज टटोल रहे थे और अपनी आदत के अनुसार बड़बड़ाते भी जा रहे थे। तभी उनके हाथ में अखबार की कतरनों से भरी एक फाइल आई। ये क्या कूड़ा करकट जमा करके रखा है? काम की चीजें तुमसे संभलती नहीं और सारा कचरा अलमारी में जमा करके रखा है, अंकल ने गुस्से में कहा और फाइल फेंक दी। अखबार की कतरनें पंखे की हवा में उड़ने लगी। अब तक सर झुकाए बीमे के कागज ढूंढती आंटी की नजर जैसे इन कतरनों पे पड़ी, वो झटके से खड़ी हो गई और पागलों की तरह उनको बटोरने लगी। अंकल ही नहीं, मैं खुद भी हैरान था आंटी की हड़बड़ाहट देखकर। अखबार के कुछ टुकड़े मेरे पैरों के पास भी आकर गिरे थे। मैंने झुककर वो कतरनें उठाई। हर टुकड़े में नायाग्रा फॉल से जुड़ी खबरें और उसकी तस्वीरें थीं। आंटी ने सारी कतरनें बटोरकर फिर से फाइल में डाली और अंकल की ओर गुस्से में देखा। कुछ कहा नहीं, लेकिन ये ना कहना भी बहुत कुछ कह गया था। अंकल का गुस्सा हवा हो गया। वो सकपकाए से खड़े थे और आंटी अपनी फाइल लेकर कमरे से बाहर निकल गई। आंटी की अलमारी का सामान अब भी जमीन पर बिखरा पड़ा था। अंकल कुछ देर असमंजस में खड़े रहे, फिर धीरे धीरे सामान समेटने लगे। मैं चुपचाप अपने घर लौट आया। आंटी को जन्मदिन की बधाई तक नहीं दे पाया था। आंटी के जन्मदिन को बीते कई दिन हो गए थे। मेरे कॉलेज में प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। उससे पहले लैब को दुरुस्त करने, सारे इक्विपमेंट को चेक करने,
केमिकल्स की टेस्टिंग करने में मैं काफी व्यस्त था। सुबह मैं कॉलेज जल्दी चला जाता था और रात को आकर सीधे घोड़े बेच के सो जाता था। एक रोज आधी रात को अचानक किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। मैं आधी नींद में ही था, आलस भी आ रहा था। मैंने कंबल को थोड़ा जोर से कानों पे कस लिया, लेकिन दरवाजा खटखटाने की आवाज कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही थी। लग रहा था कि बाहर खड़ा शख्स दरवाजा तोड़ देने पर ही आमादा है। मैं कुर्ते हुए बिस्तर से उठा और दरवाजा खोल दिया। सामने सुभाष अंकल खड़े थे, बदहवास, पसीने से तर, और उनकी आंखें भरी हुई थीं। बड़ी मुश्किल से अंकल बस इतना बता पाए कि जया आंटी बेहोश हो गई हैं। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। मैं दौड़ता हुआ उनके घर पहुंचा। आंटी अपने बाथरूम के दरवाजे पे बेसुध पड़ी थीं। मैंने उनको गोद में उठाया और अस्पताल की तरफ भागा। सुभाष अंकल किसी मेमने की तरह घबराए हुए मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। आंटी 2 दिन तक अस्पताल में रहीं। इस बीच अंकल पूरा वक्त उनका हाथ पकड़े उनके बिस्तर के पास चुपचाप बैठे रहे। इन 2 दिनों में मैंने सुभाष अंकल में एक नया ही इंसान देखा था। उनके कठोर चेहरे के पीछे छुपा ऐसा इंसान जो दूसरों से प्यार करता था, दूसरों का ध्यान रखता था। 2 दिन बाद आंटी घर आ गईं। कुछ दिन बाद उन्होंने घर के छोटे मोटे काम भी शुरू कर दिए, लेकिन आंटी अब थोड़ी थोड़ी कमजोर हो गई थी। थोड़ी ही देर में उनकी सांस फूलने लगती। अंकल अब भी नहीं बदले थे, अब भी आंटी से लड़ते रहते थे और मुझे भी कभी कभी बिना बात के सुना देते थे। एक शाम आंटी मटर छील रही थी और मैं उनके पास ही बैठा चाय पी रहा था। अंकल अभी अभी इस बात पर नाराज होकर घर से निकले थे कि आंटी ने उनकी 3 साल पुरानी नई कमीज मोहल्ले के गार्ड को क्यों दे दी। अंकल हर वक्त लड़ते रहते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता उन पे? मैंने आंटी से आखिरकार पूछ ही लिया। आंटी धीरे से हंसी, लेकिन मेरी बात का जवाब दिए बिना मटर छीलती रही। मटर छीलने के बाद आंटी ने छिलकों को एक पॉलीथीन में उठाया और रसोई की ओर जाने लगी। फिर मुड़ के बोली, उनका गुस्सा सिर्फ ऊपर ऊपर का है। आंटी चली गई और मैं वहीं बैठा चाय के घूंट कुटकता रहा। सुभाष अंकल और जया आंटी के अपने बच्चे नहीं थे, लेकिन आंटी ने मुझको अपना बेटा ही मान लिया था। मुझको भी उनसे उतना ही लगाव हो गया था और उनकी वजह से मैं अंकल को भी झेलने लगा था। एक दिन शाम को अंकल सब्जी लेने बाजार गए थे। आंटी तार पर सूख रहे कपड़े उतार रही थी। मैं उन्हीं के आंगन में कुर्सी लगा के बैठ गया। तार से उतारे हुए आधे कपड़े आंटी के बाएं कंधे पर झूल रहे थे। अचानक आंटी रुकी और मेरी ओर देख के बोली, नवल, ये नायग्रा झरना तो बहुत दूर होगा ना? बहुत पैसे लगते होंगे। ये दूसरी बार था जब आंटी ने नायग्रा फॉल की बात की थी मेरे सामने। हाँ आंटी, है तो बहुत दूर, पर आप क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा। ऐसे ही, मैं जब छोटी थी मेरे ताऊजी गए थे नायग्रा झरना देखने। मेरा भी बड़ा मन था, पर सुना है बहुत बड़ा झरना है। आंटी किसी सोच में डूब गई। रुक, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ, आंटी ने फिर कहा और कपड़े वहीं पटरे पे फेंक के अंदर चली गईं। जब लौटी तो उनके हाथ में कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में कुछ तो इतनी धुंधली हो गई थी कि चेहरा तक नहीं दिख रहा था। लेकिन इन तस्वीरों को देखते देखते आंटी जैसे अपने बचपन में पहुंच गई थी। ये हमारा गांव है। जब मैं छोटी थी ना, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा झरना था। मैं बाबूजी के साथ रोज शाम को झरने तक घूमने जाती थी। बाबूजी कहते थे नायग्रा झरना उस झरने से भी बहुत बड़ा है। एक दिन मैंने जिद पकड़ ली कि मुझको नायग्रा झरना देखने जाना है। बाबूजी ने मेरे सर पे चपत लगाई और बोले, पगली, नायग्रा झरना पड़ोस के गांव में थोड़े है, उसके लिए 7 समंदर पार जाना पड़ेगा। मैं 7 तो क्या 14 समंदर भी पार करने को तैयार थी। बाबूजी हंसे और बोले, जब तू बड़ी हो जाएगी ना, तब जाएंगे नायग्रा झरना देखने। आंटी तस्वीरों को हाथ में लिए देर तक खुद से ही बात करती रहीं, फिर चुप हो गईं। उनके चेहरे की उदासी ने उस शाम को भी उदास कर दिया था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। आंटी की तबीयत उन दिनों अक्सर खराब रहने लगी थी।
उनके चेहरे पर पीलापन बढ़ता जा रहा था और हर दूसरे तीसरे दिन अस्पताल का चक्कर लगने लगा था। पर अंकल एकदम से शांत हो गए थे। बात वो अब भी नहीं करते थे, पर उनके चेहरे पर अब अकड़ नहीं दिखती थी। एक रोज कॉलेज से लौटने में मुझको थोड़ा देर हो गई। मैं अपना गेट खोल ही रहा था कि नजर सुभाष अंकल के आंगन से जुड़ी सीढ़ी पे गई। अंकल घुटनों में सर धंसाए सीढ़ी पर बैठे हुए थे। लगा वो बैठे बैठे वहीं सो गए थे। मैंने करीब पहुंच के अंकल के कंधे पर हाथ रखा। वो चौंक गए। मैंने देखा उनकी आंखों से निकले आंसू उनके चेहरे की झुर्रियों और दाढ़ी में अटके हुए थे। अंकल को ऐसी हालत में देख के मैं घबरा गया। मैं अजीब असमंजस में था। पूछूं तो क्या पूछूं, कहूं तो क्या कहूं। वो हथेलियों और कोहनियों का सहारा लेकर उठे और धीरे से अंदर चले गए। मैं उनके पीछे मुड़ा, लेकिन उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। पूरी रात मैं करवटें ही बदलता रहा। अंकल का उदास चेहरा आंखों से हट ही नहीं रहा था। ऐसी क्या बात है जिसने अंकल को इस कदर तोड़ दिया था? मेरी सोच का सिरा रह रहकर आंटी की ओर ही मुड़ जाता था। आंटी बहुत कमजोर हो गई थीं और अक्सर दवाएं खाती रहती थीं। बीमारी और कमजोरी ने उनको बहुत चिड़चिड़ा बना दिया गया था। अरे क्या हुआ मुझको? थोड़ी कमजोरी तो है, कोई नौकरानी वकरानी नहीं रखनी है मुझको घर पे, आंटी कह रही थी। ठीक है बाबा, नौकरानी नहीं रखेंगे, पर तू बैठ जा आराम से। सुभाष अंकल की आवाज हद से ज्यादा मुलायम थी। आंटी उस वक्त तो चुप हो गई, लेकिन अब जैसे ये रोज की बात हो गई थी। उनको आराम करने को कहो, बैठने को कहो, तो उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता था। रविवार का दिन था उस दिन। आंटी सुबह से ही थकी थकी थी। अंकल सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों की उदासी मुझसे छुप नहीं पाई। आंटी राजमा चावल बनाने की जिद लिए बैठी थी, जबकि उनसे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था। आंटी, राजमा चावल मैं बनाऊंगा, आप बस बगल में बैठ के मुझको बताते रहना। रहने दे, तुझसे क्या बनेगा खाना, मैं ही बनाती हूँ, आंटी ने हाँफते हुए कहा था। ओफो आंटी, आप समझती नहीं हो, शादी के बाद बीवी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ तो सीखना पड़ेगा ना मुझको। मेरे कहने का अंदाज कुछ ऐसा था कि आंटी हंस पड़ी। बादलों से भरे आसमान में जैसे सूरज की एक किरण निकल पड़ी हो। आंटी मुझको राजमा चावल बनाने की ट्रेनिंग देने लगी। मुझको खाना बनाना अच्छी तरह आता था, लेकिन आंटी को दिखाने के लिए जानबूझ के मैं गलतियां कर रहा था और आंटी हंस हंस के मेरी गलतियां सुधार रही थी। अरे अरे अरे, बड़ी इलायची क्यों डाल दी? मैंने जावित्री डालने को कहा था, वो नीचे वाले रैक में देख। आंटी यूं तो मुझे डांट रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर वही भाव था जो मुझे क्रिकेट के मैच में छक्के लगाते देख माँ के चेहरे पे होता था। आंटी, अब राजमा डाल दो इसमें, मैंने कढ़ाई में अभी अभी डाले टमाटर को हिलाते हुए कहा। टमाटर पकने दे पहले हल्की आंच पे, तब तक तू बैठ मेरे पास, आंटी ने अपने बगल में रखे स्टूल की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं आंटी के पास जाके बैठ गया। वो कुछ देर गैस की लौ को देखती रहीं, फिर धीरे से मेरा हाथ अपनी हथेलियों में कस लिया। नवल बेटा, तुझको कुछ जरूर पता होगा, बता ना क्या हुआ है मुझको, आंटी ने कहा। ये तो कुछ छुपा रहे हैं मुझसे, कहते हैं सर्दी पकड़ गई है। सर्दी इतने साल तक थोड़ी रहती है। आंटी की आवाज कांप रही थी, वो जैसे खुद से ही बात की जा रही थी। आंटी के पास कई सवाल थे, पर मेरे पास उन सवालों के कोई जवाब नहीं थे, और जिनके पास जवाब थे वो खुद कई सवालों के भंवर में घिरे हुए थे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। आंटी ने पूरी तरह बिस्तर पकड़ लिया था। एक दिन शाम को अंकल मेरे कमरे में आए, टूटे हुए, बिखरे हुए। 4.5 साल में पहली बार उन्होंने अंदर कदम रखा था। वो मेरी चारपाई पे बैठे, हाथ के इशारे से पानी मांगा। मैंने पानी दिया तो उन्होंने एक घूंट पीकर छोड़ दिया। नवल बेटा, ये नायग्रा फॉल कहाँ है, जानते हो तुम? अंकल ने जैसे बहुत हिम्मत करके सवाल पूछा था। नायग्रा फॉल के बारे में मैं जितना जानता था मैंने उनको बता दिया, पर खुद उनसे कुछ नहीं पूछ पाया। अंकल मेरे साथ सिर्फ काम की बात करते थे, लेकिन आज जैसे वो अपना दर्द मेरे साथ बांटने के लिए आए थे। वो अब
नहीं बचेगी, अंकल ने कहा। कैंसर की लास्ट स्टेज है। अब तो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, अंकल डूबती हुई आवाज में बोले। मैं सन्न रह गया। आंटी की बीमारी साधारण नहीं है ये मुझको लग रहा था, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब है इसकी मुझको भनक तक नहीं थी। मैं अपने सामने बैठे उस इंसान को देखता ही रह गया। छोटी छोटी बातों पर भड़क जाने वाला, छोटी छोटी गलतियों को सहन न करने वाला वो इंसान इतने समय से इस पहाड़ जैसे दुख के नीचे दबा हुआ था और बिना कुछ बोले सब कुछ सह रहा था। कितनी बार जिक्र किया उसने नायाग्रा फॉल का। कहती है सपने में भी वो नायाग्रा झरने पे गई है। बेचारी के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। मैं भी जिंदगी भर उसकी इच्छाओं को बचपना समझकर टालता रहा। सोच रहा हूं मरने से पहले, अपनी बात पूरी करने से पहले अंकल की आवाज भर्रा गई और वो चुप हो गए। मैंने अंकल और आंटी के वीजा के लिए एप्लीकेशन डाल दी। अंकल ने उधार लेकर किसी तरह वीजा और टिकट के लिए पैसे का इंतजाम कर लिया था। अब बस टिकट आने की देर थी। लेकिन एक दिन विमान कंपनी ने माफीनामा भेजकर टिकट देने से इनकार कर दिया। कहते थे ऐसी हालत में आंटी को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की इजाजत नहीं मिल सकती। अंकल का चेहरा ऐसे उतर गया जैसे उनका सब कुछ लुट गया हो। अंकल सर झुकाए आंटी की चारपाई के पास एक स्टूल पे बैठे थे। आंटी ने उनके हाथों को अपनी हथेलियों में भर लिया था। बोली, तुम उदास मत हो जी। नायाग्रा झरने पर जाना मेरा सबसे सुंदर सपना था। सोचो अगर मैं वहां चली जाती तो फिर सपना सपना थोड़े रहता। आंटी की सांसें उखड़ने लगी थी। अंकल ने उनको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो बोलती रहीं। ऊपर तुम भी नहीं होगे, ये सपना रहेगा मेरे साथ, तो मैं अकेली नहीं रहूंगी ना। आंटी ने किसी तरह अपनी बात पूरी की और आंखें बंद कर ली। उनके होठों पे मासूम सी मुस्कुराहट थी। उनके हाथ अब भी अंकल की हथेलियों को कसे हुए थे। आंटी अपने सपने के साथ जा चुकी थी और अंकल पत्थर की तरह बैठे थे। मैंने आंटी के हाथों की बेजान पकड़ से उनका हाथ छुड़ाया, लेकिन उनके दिल पर आंटी की जो पकड़ थी उससे उनको आजाद नहीं करवा पाया। आंटी की मौत को आज 15 दिन हो गए हैं। लोगों ने लाख समझाया, धर्म की दुहाई दी, लेकिन सुभाष अंकल आंटी की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करने के लिए तैयार नहीं हुए। जीते जी वो आंटी को नायाग्रा झरना नहीं दिखा पाए थे, पर वो उनकी अस्थियां नायाग्रा फॉल्स के अलावा कहीं विसर्जित करने को तैयार नहीं थे। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर एक टैक्सी में बैठा मैं खुले आसमान पर आंखें गड़ाए हुए हूं। हवाई जहाज अभी अभी सुभाष अंकल को लेकर न्यूयॉर्क के लिए उड़ा है। अंकल के इस प्यार को देखने वाला मैं अकेला नहीं हूं। मुझे भरोसा है आंटी भी कहीं न कहीं से अंकल को देख रही होंगी और मुस्कुरा रही होंगी। बस इतनी सी थी ये कहानी।